जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। डियर स्टूडेंट, अगर लॉकडाउन की वजह से आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो इनमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बुक मैं आपको टॉपिक को लिख कर दे रहा हूं और साथ साथ समझा रहा हूं, इसलिए आप इनको रेगुलरली से इनको बाकायदगी के साथ नोट किया करें और पढ़ा करें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, कि अब तक शुरू से लेकर जब से ये जिंदगी शुरू हुई साइंस के मुताबिक अब तक कौन कौन से मरहल आए हैं, कौन कौन से इरा अदवार दौर आए हैं, जिसमें कौन सा जानवर, कौन सा पौधा दुनिया में आया, गालिब हुआ, और फिर कौन सा मौसमी हालात की वजह से नक्शे से खत्म हो गया। कौन सा जानवर आया, जैसे डायनासोर आए, दुनिया पर गालिब हुए और आज उनका नामो निशान नहीं है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ साइंस ने एक चार्ट बनाकर बताया, जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं, कि जमीन पर मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ जानवर पौधे किस किस सीक्वेंस से आए हैं, उनका एक चार्ट बना दिया गया। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में सबसे पहले जो हमने एक सीक्वेंस से सवाल को पढ़ना है वो हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन से। देखिए, आप सब जानते हैं एवोल्यूशन एक बायो की ब्रांच है, जिसका मतलब है वक्त के साथ साथ चेंज आना, एक सादा चीज से एक पेचीदा चीज का बनना, उसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। और ये एक स्लो प्रोसेस होता है, इसको थाउजेंड ऑफ द मिलियन ऑफ द इयर्स लगते हैं। तो अकॉर्डिंगली लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में सबसे पहले एवोल्यूशन, सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब से जिंदगी की शुरुआत हुई है, वेरियस ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व, मुख्तलिफ किस्म के जानदार जिनमें प्लांट्स और जिनमें एनिमल आ जाए उनका ज़हूर हुआ है, यानी कि वो जमीन पर मार्ज़े वजूद में आए, एंड वर डोमिनेंट, और गालिब आ गए और बहुत बड़ी आबादी में वो छा गए ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। मुख्तलिफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक ये पूरे साइंटिस्ट ने एक चार्ट बनाया है, जो अभी हम इसके बाद डिस्कस भी करेंगे, उसे ड्रॉ भी करेंगे, कि किस एरा में, किस दौर में, किस पीरियड में कौन सा जानवर आया, कौन सा गालिब आया और कौन सा जानवर कब खत्म हो गया जिंदगी उसकी जमीन से। दिस वाज कंफर्म बाय फॉसिल। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जानवर जिंदगी उसकी कब शुरू हुई, जिंदगी उसकी कब खत्म हुई, दुनिया के किस खित्ते में आया, कितना टाइम वो गालिब रहा, ये हमें पता चलेगा फॉसिल से। और डियर स्टूडेंट, फॉसिल्स आपको पता है रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, बचे खुचे हैं ऑर्गेनिज्म के, जिनको खुदाई के दौरान हासिल किया गया। तो एवोल्यूशन को हमने क्या डिस्कस किया, एवोल्यूशन को सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब से जिंदगी की शुरुआत हुई, वेरियस ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व, बहुत सारे जानदारों का ज़हूर हुआ, एंड वर डोमिनेंट, और वो गालिब आ गए ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। दिस वाज कंफर्म बाय फॉसिल। और ये कैसे कंफर्म हुआ? फॉसिल्स के जरिए कंफर्म हुआ। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द प्री हिस्टोरिकल रिमेन्स, बहुत पुरानी बाकियात, बची कुची जानवरों की हड्डियां, जानवरों के निशानात, जिन्हें पहाड़ों की खुदाई के बाद हासिल किया गया, क्योंकि ये वो पहाड़ थे जो जमीनी आसमानी आफात की वजह से टूट गए थे। ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन द रॉक्स, और वो जब जिंदा जानदारों के ऊपर
जल्जले की वजह से पहाड़ टूटकर गिरे और वो पहाड़ के नीचे दब गए, और फिर उनकी खुदाई जब की गई तो वहां से उनके फोसिल्स मिले, जिन्हें हम हड्डियां, बोन्स वगैरह कहते हैं, उनके निशानात पाए गए। विद द हेल्प ऑफ फोसिल्स, इन्हीं फोसिल्स की बुना पर द बायोलॉजिस्ट आर प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन द टाइम सीक्वेंस। इसी तरह बायोलॉजिस्ट एबल हो गए, इस काबिल हो गए कि वो इन ऑर्गेनिज्म को एक तरतीब के साथ, वक्त के साथ साथ तरतीब दे पाए। तो स्टूडेंट, फोसिल्स ऐसी चीज होती है, ऐसे बाकियात होते हैं जो पहाड़ों के नीचे आके दब जाती हैं। पहाड़ वो जो जल्जला, जमीनी आसमानी आफात की वजह से टूट गए और वो जिंदा जानदारों के ऊपर गिर गए। अब पता नहीं ये सिलसिला कितनी बार हुआ होगा, कितनी दफा पहाड़ दोबारा बने होंगे, कितनी दफा जमीनी आसमानी आफात आई होंगी और कितनी दफा पहाड़ जिंदा जानदारों के ऊपर गिरे होंगे। तो इसका मतलब ये काफी लेयर्स बन गई, और जो सबसे पहली लेयर बनी हो गई वो सबसे पुरानी फोसिल होगी, और जब से जो सबसे अब बनी होगी और वो क्या होगी, वो नई फोसिल होगी। स्टडी ऑफ द फोसिल टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड फाइलोजेनी। फोसिल की स्टडी टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है, एक तरतीब के साथ तारीख बताती है ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड फाइलोजेनी, कि ये ग्रुप कौन सी नस्ल का है, उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में दो चीजों को भी डिस्कस किया गया है तफसील के साथ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस बात की कि एवोल्यूशन क्या चीज है, फोसिल्स क्या चीज है, और उसके बाद फाइलोजेनी, जिसे हम अगली नस्ल भी कहते हैं, वो क्या चीज होती है। अब हमने ये जानना है कि इनका पता कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा ये फोसिल कितनी पुरानी है, या एक दूसरे से कितनी नई है, या एक दूसरे से कितनी पुरानी है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी कैसे किया जाएगा, लिखा हुआ है डेटिंग और स्टडी ऑफ फोसिल्स, कि फोसिल को स्टडी कैसे किया जाए। Fossils are mostly found in the deeper layers of the sediments of the rocks. पहाड़ों की तहों के नीचे वो कहते हैं जो फोसिल पाए जाती हैं, और वो कब हासिल होंगे, जब हम उन पहाड़ों की खोदाई करेंगे, जब उन्हें खोदेंगे उन पहाड़ों को जो जमीनी आफात की वजह से या आसमानी आफात की वजह से वो टूटकर जिंदा जानदारों के ऊपर गिर गए थे। The age of the rocks can tell about the age of the fossils. तो जो रॉक्स की एज होगी वही फोसिल की एज होगी, यानी कि कौन सा पहाड़ कब गिरा था, कौन से जानदारों पे गिरा था, वो पहली लेयर थी, फिर दोबारा दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो इसका मतलब सबसे पहली लेयर में सबसे पुराना फोसिल आपको मिलेगा। The fossil can be dated by, स्टडी कैसे किया जाएगा, बाय फॉलोइंग मेथड्स। उसके लिए भी तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड के एतबार से बहुत अहम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमें मेथड्स बताएं जो फोसिल की स्टडी के लिए होते हैं। एक है सेडिमेंट्री मेथड्स। सेडिमेंट्री का मतलब होता है तहें, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। The age is determined by the counting the layers of the rocks। जो एज है फोसिल की स्टडी के लिए, उसको हम कैसे डिटरमाइन करें, बाय दी काउंटिंग द लेयर ऑफ द रॉक्स, कि हम उन लेयर्स को स्टडी करें, उन लेयर्स की खुदाई करें जो पहाड़ जमीनी आसमानी आफात की वजह से जिंदा जानदारों के ऊपर गिर गए थे। तो हम लेयर्स बाय लेयर्स उनको जब खुदाई करेंगे तो हमें मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की बोन्स मिलेंगी, उनकी फोसिल्स मिलेंगी, उनके इंप्रेशन मिलेंगे, निशानात मिलेंगे, और हम तरतीब के साथ उन जानदारों को रखते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर लेड आउट, और नई लेयर्स बनती गई। ये कोई एक दो दिन की, एक दो साल की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगे हैं इन सबको, तब ये जाकर
ये लेयर्स बनी है। तो पहला तरीका सेडिमेंट्री मेथड, देयरफॉर द ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर इन द डीपर लेयर। तो डेफिनेटली बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जो पुराने ऑर्गेनिज्म होंगे आर इन द डीपर लेयर, सबसे डीप लेयर्स के अंदर, जो सबसे पहली लेयर बनी होगी, जो पहला पहाड़ गिरा होगा जमीनी आसमानी आफात की वजह से, उस दौरान जो जानवर उनके नीचे आएंगे वो पहली लेयर होगी। इफ द सीक्वेंस ऑफ द लेयर इज नॉट डिस्टर्ब, अगर तो पहले से किसी ने कोई खुदाई ना की गई, ना की हो और एक तरतीब के साथ खुदाई की जा रही हो और हासिल की जा रही है फॉसिल, तो हम जानदारों को तरतीब दे सकते हैं कि ये जानदार इस साल में आया था, ये इससे, अगला जानवर है ये इससे, अगला जानवर है। तो इस तरह एक तरतीब से हम इनको बना सकते हैं, एक चार्ट के मुताबिक लिख सकते हैं। तो ये था पहला मेथड जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री मेथड, जिसमें कहा गया द एज इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द लेयर्स ऑफ द रॉक विद द पैसेज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट आर लेड डाउन, बनती गई, ले डाउन का मतलब बनती गई। Therefore the older organism are in deeper layer if the sequence of the layer is not disturbed। तो ये बेटा पहला स्टडी ऑफ फॉसिल डेटिंग है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी एज है रॉक्स की और उतनी ही एज फॉसिल्स की होगी। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसके बाद सेकंड मेथड है जिसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, रेडियो एक्टिव मेथड भी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव आप सब जानते हैं ताबकार अनासिर होते हैं जो रेडिएशन को रिलीज कर रहे होते हैं। जितनी पुरानी लेयर्स होगी, जितना पुराना जो पहाड़ गिरा होगा बनकर जमीनी आसमानी आफात, उसकी उतने ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होंगे वो कम होंगी, वो उतनी ही रेडिएशन को कम रिलीज करेगा। तो जो नई बनी होगी वो ज्यादा रेडिएशन को खारिज करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कम रेडिएशन शो कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है। जो कम वाला है वो पुरानी है, जो ज्यादा रेडिएशन को रिलीज कर रहा है वो नई लेयर है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिटरमाइन द एज ऑफ द रॉक्स। ये मुमकिन है कि हम डिटरमाइन कर पाए एज ऑफ द रॉक्स को बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, उन रेडियोएक्टिव आइसोटोप से जो कि वो रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो पुरानी लेयर होगी उसमें आइसोटोप्स कम होंगे, जो नई लेयर होंगी उसमें आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा होगी। The older sediments have less radioactive isotope, जो पुरानी लेयर होगी have less radioactive isotope। बुक भी यही शो कर रही है, यही आपको समझा रही है कि जो पुरानी लेयर होगी पहाड़ की, जो पहाड़ गिरे थे, लेयर बनी थी, have less radioactive। उनमें जब उनकी खुदाई की गई, जब उनको एक्सपेरिमेंटली काउंट आउट किया गया, तो उसमें रेडिएशन कम खारिज हो रही थी आइसोटोप देन द यंगर लेयर जो अभी बनी हो। मिसाल के तौर पर जो कुछ ही अरसा पहले गिरी हो, पहाड़ गिरा हो और उससे एक लेयर बन गई हो, और एक बहुत पुरानी हो जिसे हम नाम देते हैं डीपर लेयर। बाय कंपेयरिंग द लेयर वी कैन डिस्क्राइब द एज ऑफ द फॉसिल। जब हम इनको कंपेयर करेंगे इन लेयर्स को, तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये लेयर बहुत पुरानी है, तो इसका मतलब ये फॉसिल भी बहुत पुराना है। ये लेयर नहीं है तो ये फॉसिल भी नया है। तो इस तरह हम आराम से इजीली इसको कंपेरेबल कर सकते हैं। वी कैन से दैट, तो हम ये बात कह सकते हैं द फॉसिल ऑफ द सेम लेयर वर अलाइव। जो बाकियात थी जानवरों की, पौधों की, ऑफ द सेम लेयर, जिस लेयर में वो दबी थी, वो नीचे आई थी पहाड़ों के, वर अलाइव, वो रहती थी ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, वो उसी टाइम पीरियड में। मिसाल के तौर पर कि जो जानवर, जो पौधे जिस एरिया में रहते थे, जिस दौर में रहते थे, जब उनके ऊपर पहाड़ गिरे जमीनी आसमानी आफात की वजह से, तो इसका मतलब वो जानदार उसी वक्त इकट्ठे रहते थे जब उनकी खोदाई की गई, जब उनके बारे में पता लगाया गया। तो स्टूडेंट, ये हमने आज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में एवोल्यूशन को पढ़ा, फॉसिल्स के बारे में सारी जानकारी ली, उसके बाद डेटिंग ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स को देखा, उसके टू मेथड देखे जिसमें सेडिमेंट्री मेथड्स एंड रेडियोएक्टिव मेथड देखा। और इस तरह ये सवाल खत्म होता है और इस
सवाल को बोर्ड के मुताबिक भी बहुत अहमियत हासिल है, बहुत अहम सवाल है, पेपर में भी आता है। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।